अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जो थीम है हमारे प्रोग्राम का वो अतर नफ़ीस के एक गज़ल के मतले से लिया है। पहले वो शेर अर्ज़ कर दूँ कि दम बदम बढ़ रही है ये कैसी सदा, शहर वालों सुनो। दम बदम बढ़ रही है ये कैसी सदा, शहर वालों सुनो। जैसे आए दबे पाँव सैले बला, शहर वालों सुनो। और ख़्याल ये था कि सिर्फ मतले तक महदूद रखेंगे, लेकिन जब सुनाने बैठा हूँ तो वो इसी गज़ल के साथ इस शेर के एक और मिलता हुआ बिल्कुल साथ ही शेर था, और वो भी हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके साथ बहुत लगा खाने वाली है बात। तो मैं वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि खाक उड़ाती न थी इस कदर तो हवा, इसको क्या हो गया। खाक उड़ाती न थी इस कदर तो हवा, इसको क्या हो गया। देखो आवाज़ देता है एक सानेहा, शहर वालों सुनो। अब ये बैकग्राउंड है, और इस तनाजुर में पिछले 2 दिन प्लूरलिज़म के हवाले से जो हम बात करते रहे दोनों प्रोग्राम्स में, तो अज़राह मिसाल जिन अहबाब का ज़िक्र खैर हुआ, इत्तफ़ाक ये था कि उनका मसलकी एतबार से ताल्लुक़ शिया मसलक से था। तो ख़्याल आया कि हमारे पाकिस्तान में जो लोगों की ट्यूनिंग है वो साज़िशी थ्योरीज़ पे बहुत हुई है, और वो ख़ामख़ा वो चीज़ों को रिलेट करना, और ये कि अच्छा अहमदी अब शियों की बात करने लग गए हैं, ये अब उनको अच्छे लगेंगे, ज़ाहिर है वो भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं। तो ये कहानियाँ घड़ते हुए उन दिमागों को और उन टेढ़ी सोचों को कोई देर नहीं लगनी थी। तो आज मैंने गुजारिश करना चाहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने पाकिस्तान की मुआशरत की कुल्लियत में एक शक्ल है जिसमें मुआशरती अवामल और जो तबकात हैं उनका एक पूरा पैनोरामा है, वो सामने फैला हुआ नज़र आता है, पूरा फ़िएस्टा है, खुल जाता है आपके साथ सामने। तो आज मैंने अहले सुन्नत पस मंज़र रखने वाले जो सुन्नी अहबाब हैं उनमें से चुना है बात करने के लिए एक दो दोस्तों का ज़िक्र खैर। और यकीनन ये भी जैसे वो देग में से चंद चावल चखने वाली बात है, वरना बहुत लोग हैं और बड़े दलेर और बड़े साफ़ गो और किस्म के दोस्त मौजूद हैं, और उनके साथ ताल्लुकात है, और वो ताल्लुकात कोई एक दिन की बात नहीं है। जितनी हमारी उम्र है उतनी ही देर से चल रहे हैं उनके साथ। इससे पहले हमारे वालिद साहब, हमारे दादा, और इन सारों के सब मुआशरत में उसी तरह इंटरट्वाइंड थे, आपस में गुंधे हुए थे, और उस सारे मेल मिलाप में, मिलने बरतने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जो मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि यहाँ पर अब इतनी तारीकी हो चुकी है कि अब वो एक की दूसरे से टकरे मर साथ फटने लगे हैं टकरा टकरा के। तो इसलिए कम से कम डस्क और डान जितनी तो रोशनी हो ना, अगर ब्रॉड डे लाइट और पूरा दिन चढ़े वाली रोशनी अगर फौरी तौर पर नसीब नहीं भी है, तो कम से कम डस्क के झटपटे वाली कुछ मतलब एर नज़र आते रहें, कुछ ह्योले नज़र आते रहें, एक दूसरे से मिलते रहें, किसी की स्माइल, वो नसीर तुराबी साहब कहते हैं ना, कभी किसी का वो रुकना, कभी ठहर जाना, मेरे सुकून में क्या क्या खलल रहा है मियाँ। तो बिल्कुल इसी तरह वो आपके पस मंज़र में कोई लोग आएँ, कोई यादें आएँ, कोई कैफ़ियत आएँ, किसी से मुलाकात हाफ़ज़े में ताज़ा हो, और अच्छे लफ्ज़ों में याद हो, अच्छी कैफ़ियत के साथ हो, उस जो है ना वैरायटी ऑफ रिलेशंस, हम उसको रीलिव भी करना चाहते हैं, और हम उसको रीकैप्चर और रीगेन भी करना चाहते हैं। ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त, और इसके लिए मैं अपने नाज़रीन से भी यही गुजारिश करता हूँ, और अपने जो गुफ्तगू के मुख्तलिफ़ फोरम्स पे भी और दोस्तों से भी, कि इसके लिए हम किसी एस्टेब्लिशमेंट और किसी हुकूमत का मुँह नहीं देख सकते। ये हमें खुद करने वाले काम हैं। ये वो लुकमा है जो हमने खुद अपने मुंह में डालना है। ये हमें आके इमरान खान या आर्मी चीफ ने या वज़ीर आला ने नहीं डालना, ये हमने खुद करना है। क्या इसमें मसला है? तो आज मैं ज़िक्र करूँगा कि FSC के दिनों में सरगोदे से हमारे क्लास फेलो थे, उनको कॉलेज में दाखिला तो मिल गया वहाँ TI कॉलेज रब्वा में, लेकिन हॉस्टल में जगह ना मिल सकी। अब रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं आया जा सकता था, और हमारा जो बायोलॉजी का पीरियड होता था वो होता भी सबसे पहले था सुबह सुबह,
और सर्दियों में तो वो पहले अगर आपका 1.5 घंटे 2 घंटे की ट्रैवल हो और फिर आप क्लास में आए तो उनके लिए क्वाइट अनमैनेजेबल था। तो वो क्या उम्र होगी उस वक्त, मतलब एफएससी के लड़कों की क्या वो हो सकता है। तो हम आपस में बैठे हुए हैं कैंटीन पे, तो यार वो हॉस्टल में जगह कोई नहीं लगी, कमरा नहीं मिला, फिर बड़ी मुसीबत है, ये है वो है। अभी किसी के साथ वो सामने ही दारुल उलूम में किसी का कोई एक मतरूक सा मकान था, तो उसमें एक कमरे में उन्होंने सामान रखा हुआ था, लेकिन वो कोई अरेंजमेंट तो नहीं था। तो उसके बाद वो रोज़ चला जाता था। तो जब वो जाने लगा दोस्त मेरा, तो मैंने बड़ा अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था और अच्छे बहुत सुलझा हुआ ख़ानदान। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे करो कि साइकिल जो है ना वो तो तुम्हारी मेरे पास है, तो ये यहाँ ही छोड़ दो और कमरे की चाबी दे जाओ तो मैं वहाँ रख दूँगा जाके। कहते हैं हाँ ठीक है। अब मेरे जहन में प्लान था, वो चला गया सरगोदा, मैंने जाके वो एक सैफ रेड़े वाला होता था हमारे मोहल्ले में, उसको लिया, सारा उसका सामान, चारपाई, किताबें किताबें हर चीज़ लेके, वो वीकेंड था तो वीकेंड पे मैंने अपने घर में अपनी बैठक में जो सड़क के ऊपर थी, मैंने अपना चारपाई भी वहीं ले आया बैठक में और उसकी भी वहीं ला के फिट करके बिस्तर विस्तर बिछा के और पूरी उसकी किताबों की अलमारी, अपनी अलमारी, सारा बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी सेटिंग करके तो घर में मैंने कह दिया कि भाई अब समझेंगे हम दोनों इसमें रह लिया करेंगे और बाकी घर वालों के पास पिछला सारा घर है तो कोई नहीं, उनको मजबूरी है तो कोई मसला नहीं। अब वो जिस दिन वो आया सीधा उतर के पहले घर गया, घर में उसका कमरा खाली, साइकिल भी कोई नहीं, भागा मेरी तरफ आया तो बड़ा बौखलाए हुए अंदाज में कहता ओ कुछ सारा सामान ले गया ही चुक के साइकिल समेत। तो मैं कहा जिस चारपाई पे बैठे हो ये पहचानो। तो खैर साथ ही उसने देखा तो बड़ी उसे खुशगवार है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब आप इधर ही हैं। वो फिर अपने एफएससी की वो क्लास उसने हमारे साथ रह के पूरी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो बस बात आई गई होगी। उसके वालिद साहब मरहूम ने जब ये पता चला तो उन्होंने पूछा, सारा पूछा, तो तीसरे चौथे दिन वो खुद आए। कहते हैं मैं वो मुंडे नूं वेखना चाहना कि उन्हें किसी ने पूछा ना दसिया, उन्हें साडे मुंडे नूं इन घर जगह तो बड़ी गल है। खैर वो आए, फिर वो हमेशा मतलब चचा ही की तरह उन्होंने सब, ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके आगे 3-4 जो चचा थे उनको भी आज तक हम अंकल ही कहते आए हैं और वो निभाते आए हैं। यानी हम 4 बहन भाइयों की शादियों पे हमारे गांव के पहुंचने से, हमारे गांव के रिश्तेदारों से पहुंचने से 2 घंटे पहले उनकी गाड़ियां हमारे वहाँ आती थीं रुखसतियों के मौके पर या बारात के मौके पर। और जिस दिन हमारे वालिद साहब की वफ़ात हुई है इत्तेफाक से वो वही दिन था, आगे वो तदफीन वाला दिन वही था जो 28 मई में शोहदा वाला भी था। तो जब हम जनाजा लेके पहुँचे हैं तो वो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, पूरे वो बड़ाचों की कोई 4-5-6 कारें, मतलब वो थाने के सामने रबवा के एक साइड पे खड़े हुए और वो उन्होंने तदफीन में शामिल हुए, दुआ में शामिल हुए और इस तरह। अब ये ताल्लुक़ जो है ये कोई एक दिन का नहीं है, आज उसको आलमोस्ट 30 साल हो गए हैं। उन 30 सालों में कोई खुशी गमी ये वो ज़ाती मौके आने हैं, शादियाँ ब्याह फौतगियाँ, हम जाते भी हैं वो भी आते हैं, लेकिन किसी के अकायद के ऊपर कोई मसला नहीं आया। हत्ता कि ये जो बातें थीं जब हम गर्मियों में चारपाइयाँ डाली होनी और पड़े हो ना, तो वो लेटे लेटे जो सोने से पहले की होती है अपनी अपनी मंजी पे, तो गुफ्तगू चल रही है तो वो पूछ लिया करता था कि ये फिर फ़र्क की है, अच्छा इनू की समझते हो, अच्छा ये क्या होता है। अब ये बातें सारी उसके इल्म में हैं कि हम, हाँ यानी ये तो उसको वैसे ही पता चल गया था कि जब सुबह उठ के मैं तिलावत करता था तो वो वही कुरान करीम था और वही सारी उसी तरह ही नमाज़ पढ़ते थे। सिर्फ ये थी कि वो नमाज़ पढ़ने से ज़रा पहले यहाँ शलवार को थोड़ा सा वो ऐसे टोंक के तो वो टखने अपने नंगे करता था, जिसको मैं ज़रूरी नहीं समझता था। मैं समझता हूँ बस ठीक है नमाज़ शुरू करें। और इसी तरह वो नियत करने के वक्त 2 रकात नमाज फ़र्ज़, मैं कहता था नहीं इन्नी वजह तो वजह यार लिल्ला ज़ी फ़तर इस्समावात वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातों में था, बाकी तो किसी चीज़ में कोई इख्तलाफ नहीं था। एंड द जेंटलमैन न्यू, आज भी उसको पूरा पता है। अब आगे उनके बच्चे हो गए हैं, जहाँ कहीं मुलाकात होनी है वैसे अंकल करके जप्फा मार रहते हैं और उनके अकायद वही हैं, हमारे अकायद वही हैं। लेकिन मुनाफरत, हमारा जो इख्तलाफ अकायद था उसकी बुनियाद पर मुनाफरत को रास्ता नहीं मिल सका हमारे बामी ताल्लुकात में। तो ये एक एग्जाम्पल थी। इसको तो आप कहें मेरे बचपन की थी, वो हमारे कॉलेज में पढ़े थे। हमारे तो क्या, कॉलेज तो उस वक्त नेशनलाइज ही हो चुका था, लेकिन बहरहाल रब्वा में टीआई कॉलेज में वो पढ़े हुए थे तो इसलिए हमारा ताल्लुक़ था।
दूसरी मिसाल, और ये भी आप कह सकते हैं कि जी वो एक फैमिली थी और लड़का था, बच्चा था, यंगस्टर्स के यही एटीट्यूड होते हैं। अब मैं आपको बड़ी उम्र के बताता हूँ। जब मैंने रेडियो पाकिस्तान में 2004 में शुरू किया प्रोग्राम करना, तो 5 में ज़लज़ला आ गया, 6 में जो बल्कि 5 के एंड पे ही वहाँ से कोई जो आईडीपीज़ बन के आए, तो उनमें से लोगों को ज़रूरत होती थी जॉब्स की, तो उसमें एक खातून की को स्टेशन डायरेक्टर साहब ने जस्ट सपोर्ट करने के लिए, उनकी अभी वो ट्रेनिंग नहीं थी, सारा कुछ नहीं था, तो उन दिनों जो हम प्रोग्राम किया करते थे लाइव, उसमें मुझे हमारे साथ को होस्ट के तौर पर उन्होंने बैठना शुरू किया। और वो बैठते ही बता दिया कि भट्टी साहब बोलना शोलना में कि कोई नहीं आना। वो पंजाबी प्रोग्राम भी होता था, पंजाबी रंग। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप बैठें बात करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे। अब दौरानिए में उनको किसी दिन, जैसे मैंने ड्यूटी रूम में कहा कि मुझे आज जल्दी जाना होगा, वो रब्वा जाना है मैंने, तो उन्होंने सुन लिया, तुसी रब्वा जासो? मैं कहा जी उत्थे क्यों जासो? मैं कहा उत्थे मेरा घर है। तो अच्छा, जब मैं वापस आया छुट्टियों के बाद 2-4 दिन के बाद, तो पता चला कि वो मुसूफ़ा, मुझे अब उनका नाम भी याद नहीं है, वो गई स्टेशन डायरेक्टर साहब के पास कि सर जी वो तुसां की पता है वो तो कादियानी, तो वो मरज़ई तो रव्वे जा रहा सी, तो ये तो वो तो खैर, वो उन्होंने बड़े, मुझे किसी दूसरे प्रोड्यूसर ने बताया कि न्याजी साहब ने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बात करें ना भाई, फिर मसला क्या है कि जो वो प्रोग्राम कर रहा है, क्या आप वो प्रोग्राम कर लोगी? मतलब सीनियर सिटीजन को, आप पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को जिस तरह वो एड्रेस करता है, अगर आप समझते हो तो मुझे बताओ, अपना स्क्रिप्ट लेके आओ, कर लोगी? कहती नहीं सर, अभी मैं तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि वो जो प्रोग्राम करता है पिछले साल 1.5 साल से, मेरे यहाँ कमरे में रेडियो होता है, मैं हर चीज़ सुन रहा होता हूँ, हमें वो जो बात कर रहा है उसकी ज़रूरत है। वो वहाँ पर कोई मिर्ज़ा साहब के और अहमदियों के अकायद या जमात अहमदिया की तो बात नहीं करता, वो तो सीनियर सिटीजन्स का बात है, ड्राइव टाइम रोड शो के ऊपर बात है, जो भी उसकी रेलेवेंट स्क्रिप्ट है वो उस पर बात करता है। अगर आप समझती हो कि आप कर सकती हो तो मुझे बता दो, फिर मैं वो प्रोग्राम तुम्हें दे देता हूँ, उसको फिर निकाल देते हैं अगर आपने सिफारिश करनी है तो। नहीं सर वो तो मैं नहीं, अभी नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा फिर अगर आप प्रोग्राम नहीं कर सकती तो प्रोग्राम ताहिर भट्टी ही करेगा, उसके अहमदी होने का इस प्रोग्राम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बात है 2005-06 की। 2014-15 की बात है, मैं पाकिस्तान से आ चुका था। मेरे यहाँ होते हुए न्याजी साहब भी रिटायर हो चुके थे स्टेशन डायरेक्टर से। मेरी यहाँ से बात हुई 3-4 दफ़ा, कोई चीज़ें मैं लिखता था, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर भी एक आर्टिकल था, तो उस सिलसिले में मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हुई। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, कहते हैं मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, मुझे उनके दावे से इत्तफाक नहीं है, लेकिन वो जो डिसीजन मैंने उस वक्त लिया था, जो मैंने उस खातून को बात कही थी, मेरा वो रवैया थ्रू आउट यही रहा है कि मैं अकायद के इख्तलाफ को मेरिट की वायोलेशन की बुनियाद बनाना पसंद नहीं करता। अब मुझे बताएं, इस छोटी सी एक जुमले की बात में कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को और हमारे रियासत के जो करता धरता हैं उनको समझ में नहीं आ रही। जो बात एक 19वें 20वें ग्रेड के स्टेशन डायरेक्टर को समझ आ रही है और उसको मसला नहीं आ रहा इस बात को, और ये कोई भी शरीफुल नफ्स फितरत इंसानी जो है वो इसी बात को लेकर चलती है। जब यही बात किसी बात पे मतलब आतिफ मियाँ के ऊपर, जब ये एग्जैक्टली यही स्टैंड जिस वक्त फवाद चौधरी ने लिया, तो कहते जी कादियानी नवाज, कादियानियों का पिट्ठू, और आगे जो बकवास है वो फेडरल मिनिस्टर के ऊपर इस तरह मैं पसंद भी नहीं करता और मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता। होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, मतलब अब भुट्टो साहब से ज़्यादा किससे बड़ा इख्तलाफ होगा जिन्होंने गर्दन पे रख के छुरा चला दिया था हमारे, लेकिन हमने फिर भी भुट्टो साहब करके बात करते हैं, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से ये जो हरकत है ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपने गिव इन किया है, आपने घुटने टेके हैं और रियासत के इदारों ने टेके हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे टेके हैं। अभी भी बात लंबी हो जाएगी, प्रोग्राम छोटा होता है। मैं आज के हिस्से में 2 मिसालें दी हैं, दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ जो है वो अहले सुन्नत मसलक से था, यानी मालूम तौर पर। वैसे वहाँ पर कौन से, जैसे वो माथे पे तो नहीं लिख के रोज़ को लाया होता, लेकिन सारे कुछ ना कुछ होते ही हैं। वो कल परसों मेरी फ़रत अब्बास शाह साहब से बात हुई, तो मैंने कहा जनाब मुझे पता है ना कि आप शाह भी हैं, मतलब आपके वो मनकबत की चीज़ें भी होती हैं,
तो आपके शेरी कामत पे या आपके पोइटिक कंट्रीब्यूशन को पढ़ते और सुनते और उस पर बात करते वक्त मेरे जहन में तो नहीं आता कि ये एक शिया शायर का कलाम है, और मैं आपकी शायराना जो कामत और आपकी जो एस्थेटिक्स परसेप्शन है उनके आगे नहीं कभी भी रख लेता इसको, आपके मसलकी बैकग्राउंड को, पस मंज़र को। अताउल्लाह कासमी हैं, उनका कालम पढ़ते हुए मुझे तो कभी ख्याल नहीं आया कि जनाब इनके वालिद साहब जो थे वो 1935 में मजलिस इरार के बड़े सपोर्टर थे, और कादियान पे जो पिकटिंग हो रही थी वो उसमें बड़े बढ़ चढ़ के पुरजोश कारकुन थे, और वो अपने कालम में ये बात फ़ख्र से लिखते हैं। तो जब आप लोगों की मुख्तलिफ एफिलिएशंस के नतीजे में मैं आपके प्रोफेशनल कामत पे सवालिया निशान नहीं लगाता, तो मेरे बात करने से पहले आप मुझसे ये डिमांड क्यों करते हैं कि मैं अपनी अहमदी शनाख्त का इनकार करके आऊँ? क्यों करूँ? क्या वजह है? आप प्रोफेशनल बात हो रही है, प्रोफेशनली बात होगी। जहां मैं डंडी मारूं आपके, मतलब कालम लिखते हुए उसमें डंडी मारूं, या वो बल्कि आप मारते हैं। जब तक आप एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का सबूत नहीं देते, वहां आपके ऊपर बात होगी। ये नहीं है कि फलां आदमी फलां क्यों है, और अगर कोई चीज़ है, मतलब एक बंदा अहमदी है तो वो अपना ये इजहार क्यों ना करे, वो करेगा, उसे करना चाहिए, क्योंकि आप सारों के शनाख्तें मौजूद हैं। आपको कुछ नहीं होता तो हमें भी कुछ नहीं होता। हम उसी जगह को, वो है ना मीर का शेर है, तो ठंडा करते हैं बात को कि वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं, तो हम उधर के ही हैं सारे। इसलिए जो है ना पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पूरा माहौल तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, यानी जिन दोस्त की वलायत साहब की मैंने मिसाल दी है वो भी इसी पर थे कि जो चीज़ें कॉमन ग्राउंड्स हैं हम उन पे क्यों नहीं मिल सकते। ज़फ़र खान न्याजी साहब से जो गुफ्तगू होती रही वो कॉमन ग्राउंड, यही अल्लाह ताला ने भी तो फरमाया ना कि कुल तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। प्लूरलिज्म का इससे बढ़कर असूल कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता कि ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन ग्राउंड्स और उन कॉमन पॉइंट्स के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। ये सब काबिल अमल था, काबिल अमल है, सिर्फ इस पे बात होनी बंद हो गई थी। ताज़ा पानी का आना और पुराने पानी का निकास बंद हुआ हुआ था, जिससे अब वो मुआशरत का और वसेब का जो जौहर है, बल्कि वो तालाब था या वो रवानी का पानी नहीं रहा, जौहर बन के बू देने लग गया है, और नफ़रत का जो घुप अंधेरा है उसके सामने चिरागों और रोशनियों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। और उसकी एक मिसाल अहमद नदीम कासमी साहब ने इस कैफियत को महसूस करके लिखा कि अब किसकी तलाश में हैं झोंके, मैंने तो दिया बुझा दिया है। यानी चिराग ने सरेंडर कर दिया वहाँ पर पाकिस्तानी मुआशरत में। लेकिन यही कैफियत जब, यही घुटन जब उबैदुल्लाह अलीम के सामने आई, हमारे बुजुर्ग उस्ताद, तो उन्होंने दूसरा पहलू इख्तियार किया। उन्होंने इसी मजमून के ऊपर लिखा कि अंदर भी ज़मीन की रोशनी हो, मिट्टी में चिराग रख दिया है। हमें कब्र में भी और मिट्टियों में भी चिराग और दिए रखने पड़ेंगे, ना कि हम सतह ज़मीन के ऊपर और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से चिरागों को देश निकाला दे दें। ये नहीं होना चाहिए। तो और ये काम हमें करना है और उम्मीद से दस्तकश नहीं होना। आखिर पे मैं आज अपनी ही एक पाकिस्तान होते हुए इन कैफियत से, जब बंदा आवाज़ार होता है, तंग होता है, तो गुस्से में जो कैफियत पैदा होती हैं उनको शायराना रंग में बयान करने की कोशिश की थी। एक गज़ल के 4-5 शेर हैं, उन पे फिर आज बात ख़त्म करते हैं कि तुम ही हो दूसरा कोई नहीं है, तुम ही हो दूसरा कोई नहीं है, जो है तो आप सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं है, जो है तो आप सा कोई नहीं है। तरीक़त बांटते फिरते हैं लेकिन हकीकत आशना कोई नहीं है। तरीक़त बांटते फिरते हैं लेकिन हकीकत आशना कोई नहीं है। जिधर देखो शरीयत ही शरीयत, नबूवत मानता कोई नहीं है। जिधर देखो शरीयत ही शरीयत, नबूवत मानता कोई नहीं है। सभी हैरत ज़दा हैं और इनमें तहय्युर आशना कोई नहीं है। दमादम एक मातम हो रहा है मगर नाला रसा कोई नहीं है। और जो हर हालत में अपना तुझको समझें, हमारे माँ सिवा कोई नहीं है। खुदा ताला को अपना समझें और मुल्क भी अपना ही है, लोग भी अपने ही हैं। रहने का सामान करें, उजड़ने से बाहर निकलें। अल्लाह में इसकी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।